सो हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन करने वाले हैं केमिस्ट्री की वन शॉर्ट क्लास में केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस। तो जब आप पूरा देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस के लेवल क्या है, क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेन ड्रॉप्स आर इन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, यानी जो स्फेरिकल शेप होता है या जो गोलाकार होता है शेप होता है, यानी जो गोलीय होती, जो वर्षा की बूंदें होती हैं जो गोलाकार होती हैं, ये गोलाकार क्यों होती है यही पूछा जा रहा है, किसकी वजह से गोलाकार होती हैं वर्षा की बूंदें। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को बोलते हिंदी में श्यानता, यानी श्यानता के कारण। श्यानता क्या होता है कि किसी वस्तु के बहने में विरोध करता है ना, जैसे कि पानी है तो इसकी श्यानता कम होती है, मतलब वो जल्दी बह जाता है। और शहद रहेगा तो शहद मोटा होता है, तो शहद किसी परत पे मतलब उसको गिराएंगे किसी फर्श पे तो शहद धीरे धीरे बहेगा, तो वो उसकी श्यानता अधिक होगी। तो श्यानता विस्कोसिटी ये होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। थ्रस्ट ऑन ड्रॉप, यानी बूंद का क्या, थ्रस्ट यानी प्रणोद या फिर ऑल, तो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, यानी निम्नलिखित में से किसकी श्यानता है ना, श्यानता अधिक है। तो वाटर की अधिक है, एयर की अधिक है, ब्लड यानी रक्त की अधिक है, या हनी यानी कि जो शहद होता है उसका अधिक है। तो वाटर क्या होता है, जल्दी से बह जाता है ना फर्श पे। एयर भी सही है, ब्लड भी बह जाएगा। तो जो शहद होता है, शहद मोटा होता है, यानी इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, श्यानता ज़्यादा हो। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, यानी जल का वाष्पन है। तो कौन सी प्रक्रिया है, एक ऊष्मा शोषी है, एक ऊष्मा छेदी परिवर्तन है, एक पराक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। यानी जल का वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ना, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ करेक्ट होगा, ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक है ना, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सतह प्रवाह हमेशा, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज। तो ऊष्मा का सतह प्रवाह हमेशा कब होता है, कम दाब से उच्च दाब की ओर होता है, कम दाब से उच्च दाब की ओर होता है, नहीं उच्च दाब से कम, उच्च दाब से उच्च दाब की ओर होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और एक ही दिशा में कम ताप से उच्च ताप की ओर होता है, या एक ही दिशा में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो बिल्कुल एक ही दिशा में क्या होता है, एक ही दिशा में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, अगला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, यानी जो कार्बन का फॉर्म होता है, तो थर्मोडायनेमिकली यानी ऊष्मागतिकीय रूप से सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होता है, स्टेबल कौन होता है। तो डायमंड यानी कि हीरा होता है, डायमंड या कि हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, या फ्लोरीन होता है, या फिर कोल यानी जिसको कोयला बोलते हैं, कोयला होता है। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वॉज गिवन बाय, यानी ये जो इक्वेशन दिया गया है ये किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो वोल्टजमान के द्वारा, या फैराडे के द्वारा, या फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ के द्वारा, या फिर थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन के द्वारा दिया नहीं गया था, वोल्टजमान के द्वारा नहीं, फैराडे के द्वारा नहीं,
गिब्स हेल्महोल्ट्ज के द्वारा दिया गया था। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट स्टिक। उस अणु को हमको पहचानना है जो अस्तित्व में नहीं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लिथियम और कार्बन और O2 हीलियम 2। तो देखिए हीलियम जो होता है 2 ये अस्तित्व में कभी नहीं होता, ऐसा आपने कभी लिखा भी नहीं देखा होगा हीलियम 2। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, यानी जो बॉन्ड एंगल है, जो बंध कोण है, उसका सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा SP का होता है, उसके बाद SP2 का होता है, उसके बाद SP3 का होता है। यानी SP3 का सबसे कम होता है, SP का सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन सा होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी होगा। SP3 SP2 SP का सबसे ज़्यादा, तो ग्रेटर देन SP। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, यानी जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने से बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो सहसंयोजक बनते हैं, सहसंयोजक बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, है ना, सहसंयोजक बनते हैं। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, तो इससे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से भी नहीं बनता। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के दान करने से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के दान करने से, डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन के। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनते, शेयरिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन दान करने से, यानी इलेक्ट्रॉन देने से बनते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? ये वाला क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन इज, यानी जो उदासीनीकरण है वो कैसी प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है। और एक्सोथर्मिक बात करें तो ऊष्माक्षेपी है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों? तो जो एक न्यूट्रलाइजेशन यानी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्या होती है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है ना, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। पहले इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, है ना, तो 2-4 बार पढ़ने के बाद कंफ्यूजन दूर हुआ। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है द नॉन मेटल विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर इज। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा आधातु है जिसका उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, सल्फर का, फास्फोरस का, कार्बन का। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? किसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर में? तो सल्फर का यूज़ करते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज योर PYQ क्वेश्चन। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा नॉन मेटल है, ये भी याद रखना था। नॉन मेटल है यानी आधातु है जिसका उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो सल्फर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। तो सेलुलोज जो है किसका बहुलक है? तो सेलुलोज फ्रक्टोज का है, राइबोज का है, ग्लूकोज का है, सुक्रोज का है। तो ये भी अपना PYQ क्वेश्चन है। तो सेलुलोज किसका बहुलक है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का बहुलक है ना, ग्लूकोज का बहुलक है। तो ऑप्शन सी यहाँ फिर से करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्लूकोज का बहुलक होता है क्या?
सेलुलोज, सेलुलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी इसका पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, पेट्रोलियम जेली में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सल्फर का, फॉस्फोरस का, या नाइट्रोजन का, या कार्बन का? तो बिल्कुल कार्बन का यूज़ करते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड ये क्वेश्चन भी अपना PYQ रह चुका है। तो जो PYQ रह चुका है मैं बता दे रही हूँ, एंड जो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए थे वो तो मैंने सॉल्व करा ही दिए। तो ये क्वेश्चन भी अपना PYQ रह गया, एंड इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन 0.1 मोल मीथेन का द्रव्यमान है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? N=W/M। N=W/M। M का मान पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, M का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर मोल दिया गया है 0.1 मोल दिया गया है इज इक्वल टू, तो यहाँ मीथेन दिया गया है, मीथेन का CH4 और जिसका अणुभार कितना होता है 16/m। M का मान हमको निकालना है, M को हम इधर भेजेंगे एंड तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ 1.6 ग्राम आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक आपको इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा, है ना। तो इसमें हमने किस फार्मूले का यूज़ किया, N=W/M का, है ना। इसमें हमने किस फार्मूले का यूज़ किया, N=W/M में, और करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 1.6 ग्राम। तो वो ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अपना, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ योर PYQ क्वेश्चन। PYQ ये भी है, लगातार लगभग इतने इस साइड के क्वेश्चन सब PYQs ही हैं। तो कौन तत्व नहीं है, तो डायमंड कार्बन का रूप होता है, हीरा बिल्कुल, ग्रेफाइट भी होता है, ओजोन क्या होता है, O3 होता है इसका फॉर्मूला, ओजोन भी क्या होता है, एक तत्व होता है, सिलिका कोई तत्व नहीं होता, सिलिका, है ना, सिलिका कोई तत्व नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जो है ये कोई तत्व नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ CO2 इन लीटर्स एट STP विल बी। तो STP पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे W/M = V/22.4, जो कि STP या फिर NTP पर आयतन का फॉर्मूला होता है, NTP पर, है ना। एंड बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं जो कि आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये दिया गया है, एंड अगर मोल का पूछता तो N=W/M होता है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। एंड STP NT पर पूछा गया है तो W/M का यूज़ करेंगे। तो W का मान यानी वेट कितना दिया गया है, 88 ग्राम दिया गया है, तो 88 CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 आई थिंक आपको पता होगा। V का मान निकालना है 22.4। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ हमको B निकालना है, तो V = कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 × 2 = कितना आ जाएगा, 44.8। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटालॉइड। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो एक मेटल होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एंड थर्ड होता है मेटालॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु। तो इनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग जो अपना पीरियोडिक टेबल लगभग 70% मेटल पाए जाते हैं, एंड ये सब ज़्यादा नहीं पाए जाते। और नॉन मेटल के कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ इरेज करके मैं बताऊँ तो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया,
आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा है, बेरिलियम है या वेरियम है या फिर बिस्मथ है या फिर सिलिकॉन है? तो बिल्कुल सिलिकॉन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं अपने, ये सब अपने मेटालॉइड यानी कि उपधातु होते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको मेटल का, नॉन मेटल का, इन सब के भी एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, है ना। इन सब की भी एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, विच स्पीसीज कैरी द मैक्सिमम चार्ज? कौन सी प्रजाति सर्वाधिक आवेश वाहक होती है? तो प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है या हाइड्रोनियम आयन होता है? तो अल्फा पार्टिकल करेक्ट होगा यहाँ से, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा आवेश वाहक होती है, यानी ये मैक्सिमम चार्ज को कैरी करती है। ये स्पीसीज जो होती है मैक्सिमम चार्ज को कैरी करती है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर और जो दिया गया है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं, उपपरमाणविक कण होते हैं, उपपरमाणविक कण, है ना। तो कौन सा यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और है अपने पास। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, तो ये भी PYQ रह चुका। एंड जितने पॉलीमर होते हैं अपने पॉलीमर, तो इनको बिल्कुल आपको लर्न करना है, यानी जो बहुलक होते हैं, बहुलक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा, तो स्टार्च का पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर कोई नहीं, नन। तो जो स्टार्च होता है ये फ्रक्टोज का क्या होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, यानी फ्रक्टोज का क्या होता है, बहुलक होता है। तो कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जितने पॉलीमर यानी बहुलक वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, द मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ प्रोटीन इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक विशेषता क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध का होना, एस्टर बॉन्ड यानी एस्टर बंध का होना, या फिर ईथर बॉन्ड का होना? तो पेप्टाइड बंध का होना। तो पेप्टाइड बंध यहाँ करेक्ट होगा, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध करेक्ट होगा। प्रोटीन का संरचनात्मक विशेषता क्या है, उसमें पेप्टाइड बंध होता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, यानी कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो सब बायोमोलिक्यूल चैप्टर के हैं, थोड़े केमिस्ट्री से थोड़ी बायो से मिलते जुलते चैप्टर हैं ये वाले। इसका चैप्टर हिंदी में क्या होगा, जैव अणु, जो कि केमिस्ट्री का ही मतलब चैप्टर है, बट इसमें बायो से रिलेटेड मतलब बायो जैसा क्वेश्चंस है। तो 12th NCERT का है ना। तो कौन सा विटामिन का रक्त अस्कंदन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन सी के बारे में आपको पता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर होने लगते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है ना। तो ये सब तो आपको पता ही है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।